लोग टीवी पर ये दृश्य देख रहे थे, लेकिन किसी को एहसास नहीं था कि उस दिन सिर्फ एक देश नहीं टूटा था। उस दिन पूरी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था बदल गई थी, क्योंकि सोवियत यूनियन के टूटने के बाद अमेरिका को मिला सस्ता तेल, सस्ते रिसोर्सेज और दुनिया की सबसे सस्ती मैन्युफैक्चरिंग पावर। और इसी ने जन्म दिया उस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड को, जिसने अमेरिका को इतिहास का सबसे अमीर साम्राज्य बना दिया। लेकिन हर साम्राज्य की तरह इस सिस्टम की भी एक एक्सपायरी डेट थी, और शायद 2026 की दुनिया उसी अंत की शुरुआत देख रही है। आज हम अमेरिका को दुनिया की सबसे ताकतवर इकोनॉमी मानते हैं, लेकिन 1970 के दशक में स्थिति बिल्कुल अलग थी। महंगाई तेजी से बढ़ रही थी, तेल महंगा हो चुका था, फैक्ट्रीज चलाना एक्सपेंसिव हो रहा था, वर्कर्स यूनियंस मजबूत थीं और वे लगातार ज्यादा सैलरी मांग रही थीं। अमेरिका की इन्फ्लेशन 7% से ऊपर जा चुकी थी। इंटरेस्ट रेट्स इतने ज्यादा थे कि गवर्नमेंट को लोन लेने के लिए 15% तक ब्याज देना पड़ रहा था। कल्पना कीजिए, अगर सरकार को ही इतना महंगा पैसा मिल रहा हो तो बिजनेसेस की हालत कैसी होगी। अमेरिका को सस्ती प्रोडक्शन चाहिए थी, सस्ती एनर्जी चाहिए थी, और सबसे जरूरी, उसे चाहिए था एक नया इकोनॉमिक मॉडल। फिर आया 1991। सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया और उसके साथ पूरा ग्लोबल बैलेंस बदल गया। रूस और उसके आसपास के देशों के पास क्या था? तेल, गैस, कोयला, रेयर मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्सेज का विशाल भंडार। दूसरी तरफ एशिया, खासकर चाइना, दुनिया की सबसे सस्ती लेबर फोर्स बन चुका था। और तभी वेस्ट ने एक मास्टर प्लान बनाया। उन्होंने प्रोडक्शन को बाहर भेजना शुरू किया। रॉ मटेरियल्स रूस से आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग चीन में होगी, चीप लेबर एशिया देगा और प्रॉफिट अमेरिका और यूरोप कमाएंगे। यानी मेहनत कहीं और, प्रदूषण कहीं और, रिसोर्सेज कहीं और खर्च होंगे, लेकिन लग्जरी लाइफस्टाइल वेस्ट एंजॉय करेगा। और यहीं से शुरू हुआ ग्लोबलाइजेशन का गोल्डन एरा, जब अमेरिका को सस्ता ऑयल मिला, सस्ता लेबर मिला और चीप इंपोर्ट्स मिलने लगे, तो इन्फ्लेशन धीरे धीरे गिरने लगी। 1970 के दशक की हाई इन्फ्लेशन धीरे धीरे नीचे आने लगी और 2010 तक ये लगभग 2% के आसपास पहुंच गई। अब इसका सबसे बड़ा असर पड़ा बॉन्ड मार्केट पर। 1981 में यूएस ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड्स लगभग 15% थीं, लेकिन 2010 तक वे लगभग 1% तक गिर गईं। मतलब अमेरिका को लगभग फ्री मनी मिलने लगा। और जब सेफ बॉन्ड्स में रिटर्न्स कम हो गया, तो इन्वेस्टर्स ने रिस्क लेना शुरू किया। वे स्टॉक मार्केट की तरफ भागे, टेक कंपनीज की तरफ भागे, रियल एस्टेट की तरफ भागे, और यहीं से शुरू हुआ एसेट बबल का युग। एस और पी 500, जो 1990 में लगभग 300 पॉइंट्स के आसपास था, 2021 तक 4800 के आसपास पहुंच गया। ये सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं थी, ये चीप मनी, ग्लोबलाइजेशन और लो इन्फ्लेशन से बना फाइनेंशियल सुपर साइकिल था। फिर आया 2001। चाइना डब्ल्यूटीओ में शामिल होता है और दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग तेजी से चाइना की तरफ शिफ्ट होने लगती है। एप्पल, नाइकी, वॉलमार्ट सब चाइना में प्रोडक्शन करने लगते हैं, क्योंकि वहां लेबर चीप थी, एनवायरमेंटल रूल्स कमजोर थे और मैन्युफैक्चरिंग स्केल बहुत बड़ा था। अब यहां एक फैसिनेटिंग चीज हुई। अमेरिका चाइना से सामान खरीदता था डॉलर देकर। धीरे धीरे चाइना के पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जमा होने लगे। अब सवाल था, चाइना उन डॉलर्स का क्या करे? अगर चाइना उन डॉलर्स को बेच देता तो चाइनीज करेंसी युआन मजबूत हो जाती, और अगर युआन मजबूत हो जाती तो चाइनीज एक्सपोर्ट्स महंगे हो जाते। इसलिए चाइना ने एक अलग स्ट्रैटेजी चुनी। उसने अपनी करेंसी को आर्टिफिशियली वीक रखा और मिले हुए डॉलर्स को यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। यानी चाइना अमेरिका को सस्ता सामान भी बेच रहा था और उसी पैसे से अमेरिका को सस्ता लोन भी दे रहा था। यानी चाइना मैन्युफैक्चर्स, अमेरिका कंज्यूम्स।
चाइना लेंड्स मनी, अमेरिका बोरोज मोर। और इसी साइकिल ने 1990 से 2020 तक अमेरिका को लो इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट दिया। फिर आया 2020 का दशक। पैंडेमिक, रशिया यूक्रेन वॉर, सैंक्शंस, सप्लाई चेन क्राइसिस, और अमेरिका को एहसास हुआ कि उसकी पूरी इकोनॉमी चाइना और ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर डिपेंड है। अब अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग वापस लाना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है, अगर चीप चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग हटेगी तो प्राइसेस बढ़ेंगी। अगर चीप रशियन एनर्जी हटेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। यानी जिस ग्लोबलाइजेशन ने 30 साल तक इन्फ्लेशन दबाकर रखी, अब उसी ग्लोबलाइजेशन के टूटने से इन्फ्लेशन वापस लौट रही है। इसीलिए आज इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं, गोल्ड रैली कर रहा है, कंट्रीज डी डॉलराइजेशन की बात कर रही हैं, और दुनिया धीरे धीरे मल्टीपोलर बन रही है। 1991 में दुनिया यूनिपोलर बनी थी, सिर्फ अमेरिका डोमिनेंट था। लेकिन 2026 की दुनिया अलग है। अब चाइना अपनी सप्लाई चेन्स बना रहा है, रशिया नए एनर्जी रूट्स बना रहा है, ब्रिक्स गोल्ड एक्यूमुलेट कर रहा है,